ओम नारायण 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 नारायण। भोसले 26 जून 2020 को यानी करीब 6 महीने पहले सोनी लिव ऐप पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इसके राइटर और डायरेक्टर है देवाशीष माखीजा और फिल्म में मुख्य भूमिका में है मनोज वाजपेयी, जो खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। फिल्म के विषय की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की या मराठी स्वाभिमान की रक्षा की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं या कुछ संगठन हैं, उनके द्वारा नॉन मराठी लोगों पर, खासतौर पर फिल्म में यूपी और बिहार के लोगों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को दिखाया गया है। तो ऐसे नॉन मराठी लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार इन राजनीतिक दलों के द्वारा या संगठनों के द्वारा जो होते हैं, उसे इस फिल्म में दिखाया गया है। अब देखिए, रिव्यू में हम आगे बढ़े उसके पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक बहुत ही गरीब ऐसे मराठा किसान परिवार से आता हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको ये बात बताई हुई है कि मेरे जो पिताजी है, उनके जो भी मेरे पिताजी के जो भाई और बहनें थे, उनमें से केवल मेरे पिताजी पढ़े हुए हैं। बाकी किसी को पढ़ाने के लिए तक मेरे दादा और दादी के पास में पैसे नहीं थे। और बाकी जो मेरे पिताजी की भाई बहनें थे, उन्होंने भी भेड़ें चराकर, मेरे पिताजी ने खुद भेड़ें चराकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। तो तो ये मैंने देखा हुआ है कि जो महाराष्ट्र में मराठी समाज है, मराठा समाज है, उनके हालात मैंने देखे भी हुए हैं, अपने परिवार में देखे हुए हैं। और मेरी दादी तो अभी 12-13 वर्ष पहले तक भी दूसरों के खेतों में जाकर वो खुद काम करती थी। पर फिर भी मैं कहूँगा कि मैं पर्सनली प्रांतवाद की राजनीति का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। प्रांतवाद की राजनीति को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक राज्य की अपनी जो पहचान है, उस पहचान की रक्षा होनी चाहिए। हर एक भाषा की रक्षा होनी चाहिए, हर एक भाषा की अपनी पहचान की, सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। हर एक समाज की जो अपनी एक अलग पहचान होती है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसमें कोई संशय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि देखिए, ये जो पहचान, ये जो शब्द है ना, इसी पहचान के लिए पिछले 2000 वर्षों में पूरे विश्व में बहुत सारा रक्तपात हुआ है। विश्व की कई सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। केवल एक हमारी भारत भूमि ही ऐसी है, हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति ही ऐसी है, जिस पर कई सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण हुए, पर फिर भी हमारी इस पहचान की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने, वीरों ने, संतों ने अपना बलिदान देकर भी, शीश कटवा कर भी अपनी इस पहचान की रक्षा की है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उन्होंने हमारी इस पहचान की, सभ्यता की रक्षा की। और ये रक्षा करने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हम सभी को एक सूत्र में बांधा और उस सूत्र को नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। उन्होंने मराठा साम्राज्य या भोसले साम्राज्य यह नाम नहीं दिया, उन्होंने इसे नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। वे हमेशा कहते थे, ये हिंदवी स्वराज्य हो, यही श्री की इच्छा। तो ये एक उन्होंने हमें पहचान दी हिंदवी स्वराज्य की। और आज भी आप देख लीजिए दोस्तों, भले ही हमारे राज्य अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, पर हम सबकी संस्कृति एक ही है, हम सबके त्यौहार एक ही है। अलग अलग जगह पर एक ही त्यौहार के अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। या जो श्रीहरि है, भगवान विष्णु हैं, उनके अवतारों को अलग अलग नामों से पूरे भारत भर में अलग अलग राज्यों में पूजा जाता है। कहीं पर भगवान विट्ठल के नाम से, कहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से, कहीं पर भगवान श्री कृष्ण के नाम से, कहीं पर भगवान जगन्नाथ जी के नाम से। इस प्रकार से अलग अलग नामों से भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा होती है। आसाम में कामाख्या माता का मंदिर है, तो भारत के अलग अलग राज्यों में जो माँ दुर्गा है, उनके अलग अलग नामों से अलग अलग मंदिर है। पर हम सभी एक सूत्र से, एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पर इसके होते हुए भी हम सभी के राज्यों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, और इस राज्य की, अपने अपने राज्य की पहचान की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस पहचान की रक्षा केवल महाराष्ट्र में नहीं, सभी राज्यों में। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर तमिल भाषा के सम्मान की हमें देखने को मिलता है, तमिल भाषा के सम्मान की वहाँ पर बात की जाती है। इसलिए जब सिलेबस में या पाठ्य पुस्तकों में, स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने का भी कोई अगर समर्थन करे, तो उसका तक तमिलनाडु में विरोध होता है। आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर तेलुगु प्राइड की बात होती है। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर गर्वी गुजरात की बात होती है। आप महाराष्ट्र में आएंगे तो जय जय महाराष्ट्र माझा, मराठी भाषा के सम्मान की, महाराष्ट्र के संस्कृति के सम्मान की बात होती है। तो सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी इस पहचान की रक्षा करते हैं। और इसी वजह से कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ संगठन इसका फायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं। वे प्रांतवाद की राजनीति करते हैं। वे लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि भाई, हम आपकी पहचान की रक्षा करेंगे, हम आपकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो इससे ही प्रांतवाद की राजनीति हमें देखने को मिलती है। और फिर इस प्रांतवाद की राजनीति के आड़ में अलग अलग राज्यों को भी एक दूसरे से दूर करने का प्रयास होता है राजनीति के लिए। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि हमें किसी भी प्रकार की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, और उसके साथ में ही हमें अपने राज्य की, अपने भाषा की, अपने संस्कृति की, अपने पहचान की भी रक्षा करनी चाहिए। और वो रक्षा करते हुए
हमें एक दूसरे के राज्य की भाषा का, एक दूसरे के राज्य की संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। और ये सब करते हुए एक बात को हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम सभी एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, एक संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग राज्यों की पहचान है या अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, इसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या प्रांतवाद इन अलग अलग राज्यों की पहचान की रक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रांतवाद से भी कई सारी बड़ी बड़ी समस्याएं आज हमारे सामने हैं। जैसे कि फॉरेन फंडिंग से हमारे देश में जो इतना धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, वो आज हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है। 2015-16 में मोदी सरकार ने 20,000 ऐसे एनजीओज का लाइसेंस कैंसिल किया था, जो एनजीओज फॉरेन फंडिंग से भारत में धर्मांतरण करते थे, ढोंग, लालच या पाखंड से, या फिर उसके साथ में ही देश विरोधी गतिविधियों में कई सारे वो षड्यंत्रों में वो शामिल थे, कई सारे ऐसे एनजीओज। तो इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे हजारों एनजीओज आज भी भारत में ढोंग, लालच, पाखंड से धर्मांतरण कर रहे हैं, कई सारे। और ये धर्मांतरण करने के लिए जो वो गांव होते हैं या जो लोग होते हैं, उनकी जो सदियों से चली आ रही पहचान होती है, जो संस्कृति होती है, उसके प्रति ही उन लोगों के मन में एक द्वेष उत्पन्न कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक सबसे बड़ी समस्या है अलग अलग राज्यों की अपनी पहचान के लिए। आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, पिछले कई दशकों में किस प्रकार से वहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। आज भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो हिंदू जनसंख्या है वो पूर्ण रूप से माइनॉरिटी में है। इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये धर्मांतरण हुआ है। तो इस कारण से जो अलग अलग राज्यों की जो पहचान है, संस्कृति है, हजारों वर्षों से चली आ रही जो परंपराएं हैं, वो नष्ट हो रही है। ये सबसे बड़ी पहचान के लिए समस्या है। या फिर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी जिन अवैध घुसपैठियों की समस्या के बारे में बताते थे, वो भी हमारी पहचान के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। बाला साहेब ठाकरे जी कई बार कहते थे कि ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनके कारण हमारी जो संस्कृति है, पहचान है, या यहाँ की जो जॉब्स है, उसके लिए एक सबसे बड़ा खतरा ये अवैध घुसपैठिए हैं। और इसीलिए अभी एनआरसी का जो कानून है वो भी आने वाला है। तो ये एक और हमारी पहचान, अलग अलग राज्यों की जो पहचान है, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा है। या कई सारे जो आतंकवादी संगठन हैं जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या आज अलग अलग राज्यों की पहचान के सामने है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसीलिए अगर हम प्रांतवाद में उलझकर एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे तो इसका फ़ायदा जो विदेशों में बैठी हुई देश विरोधी ताकतें हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगी। और इसीलिए मैं पर्सनली प्रांतवाद की राजनीति का समर्थन नहीं करता हूं, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि हमें इस प्रकार की राजनीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। पर हाँ, उसके साथ में ही हमें अपने अपने राज्य की पहचान की भी रक्षा करनी चाहिए। अब बात करते हैं भोसले इस फिल्म के बारे में। सबसे पहले कहानी के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। एक हवलदार जिनका नाम है भोसले, उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध रिटायर होना पड़ता है। अब बहुत ईमानदार कांस्टेबल थे वे, अपने काम से काम बिल्कुल रखते थे। इस वजह से घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी। अकेले केवल एक चौल में वे रहते हैं और घर के हालात भी बहुत बहुत पुराना वो घर हो गया है। पानी ऊपर से टिप टिप बहता रहता है और घर में जो बर्तन वगैरह बहुत पुराने समय के सब बर्तन वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गरीब उन हवलदार को फिल्म में दिखाया है। अब ऐसे में वे अपना जॉब एक्सटेंशन चाहते हैं, जॉब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके आगे पीछे वे पूरी फिल्म में घूमते रहते हैं। फिल्म की शुरुआत में उनकी जो दिनचर्या है वो हमें दिखाई गई है। अब उनकी इस चौल में पहले से 2 बिहार से आए हुए लोग रहते हैं। एक व्यक्ति वो है जो कई वर्षों से, शायद 2 से ज़्यादा दशकों से वो वहाँ पर रहते आया है, पर कभी भी उसके साथ कोई समस्या नहीं हुई। वे चुपचाप अपना अपना काम वे वहाँ पर करते हैं, रहते हैं। पर एक नए जो बिहार से आए हुए व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, वो कैरेक्टर प्ले किया है अभिषेक बैनर्जी उन्होंने। तो उनके वहाँ पर आने के बाद में वे थोड़ा सा वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग से गणपति वहाँ पर बिठाने का प्रयास करते हैं। और इस वजह से जो एक और मराठी कैरेक्टर फिल्म में यहाँ पर दिखाया गया है वो इसका विरोध करता है। अब ये जो दूसरा मराठी कैरेक्टर है, विलास इस कैरेक्टर का नाम है, वो राजनेता बनना चाहता है। मराठा क्रांति नाम का एक संगठन दिखाया है और उस संगठन के माध्यम से वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, अलग आगे बढ़ना चाहता है। तो वहाँ पर जगह बनाने के लिए, या जो मराठी वहाँ पर चौल में रहने वाले लोग हैं उन्हें अपनी तरफ करने के लिए, वो जो बिहारी या बाहर से जो नॉन मराठी लोग हैं उनको वहाँ पर बहुत गंदी गंदी वो गालियाँ देता है, ताकि उसे ऐसा लगता है कि उन्हें गालियाँ देने से जो मराठी लोग हैं वो मेरी तरफ हो जाएंगे। अब इसके बाद में उस चौल में एक
बिहार से एक लड़की और अपने छोटे भाई के साथ में वहाँ पर आकर रहने लगती है। नर्स के जॉब उसे शायद मुंबई में लगी है और उस जॉब के लिए वो यहाँ पर आती है और जो हवलदार भोसले हैं उनके बाजू वाले रूम में ही वो रहती है। इसके बाद कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। ये जो विलास है, जो राजनेता बनना चाहता है, उसका और बिहार से आए हुए ये जो भाई बहन है उनका झगड़ा हो जाता है। फिर हवलदार भोसले विलास से उन भाई बहन को बचाने के लिए बीच में आते हैं। फिर विलास को अपमानित वो बहुत महसूस करता है और बदला लेने के लिए बाद में ये जो उसमें से जो बहन थी बिहार से आई हुई, उसका वो बलात्कार करता है और इसके बाद में जो हवलदार भोसले हैं वो उसका बदला लेते हैं। ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। अब देखिए, इस फिल्म का जो विषय है वो प्रांतवाद की राजनीति पर आधारित है, यानी प्रांतवाद की राजनीति या जो रेसिज्म है, भेदभाव है, उसके विरोध में ये फिल्म संदेश देती है और बिल्कुल मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। पर ये फिल्म देखने के बाद में ये जो रेसिज्म या भेदभाव है वो सबसे ज़्यादा इस फिल्म के मेकर्स के अंदर ही भरा हुआ है, ऐसे हमें लगता है। खास तौर पर जो गणेशोत्सव है उसको जिस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक था, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था। मतलब एक तो जो गणेशोत्सव के लिए जो वर्गणी हम जिसको बोलते हैं, जो चंदा लेते हैं, उसको एकदम हमेशा की तरह इसके पहले भी कई सारी फिल्मों में हम देख चुके हैं। जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कोई भी उत्सव हो उसके लिए जो उसका आयोजन वगैरह करने वाले जो मंडल होते हैं उनको बिल्कुल राक्षसों की तरह इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके पहले भी हम ये कई फिल्मों में हम देख चुके हैं। इसके अलावा पूरी फिल्म में गणेशोत्सव को जितना हो सके उतना निगेटिव वे में दिखाने का प्रयास किया गया है। खासतौर पर फिल्म के एंडिंग का जो सीन था ना वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक था। बैकग्राउंड में गणेशोत्सव के जो वाद्य होते हैं, जो ढोल ताशे होते हैं, वो बज रहे हैं कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में और सामने बलात्कार का सीन उन्होंने दिखाया है। इसके अलावा वो जो गणेशोत्सव मनाने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वहाँ पर जो नाच रहे हैं, उनको इतना गंदे चेहरे करते हुए दिखाया है। मतलब ऐसे दांत निकाल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े मुंह कर रहे हैं और इतने गंदे तरीके से उनके चेहरों को, उनके नाचने को दिखाया है कि जैसे कोई बहुत ऐसी कोई घिनौनी चीज़ वो दिखा रहे हो, कोई बहुत भयानक ऐसी कोई चीज़ वो दिखा रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने गणेशोत्सव को फिल्म में दिखाया है और ये सब देखकर तो यही लगता है कि सबसे ज़्यादा जो रेसिज्म है या सबसे ज़्यादा जो भेदभाव की भावना है वो तो इस फिल्म के मेकर्स के अंदर ही भरी हुई है, वो भी अपने ही देश की संस्कृति के प्रति। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने ही देश की संस्कृति के प्रति जो नफरत भरी हुई है, जहर भरा हुआ है, वो हम इसके पहले भी कई बार देख चुके हैं। आप ध्यान से अगर पिछले कुछ दशकों में बनी हुई फिल्में देखेंगे तो आप देखिए फिल्म के किसी कैरेक्टर के जीवन में कुछ अच्छी घटना होते हुए जब उन्हें दिखाना होता है या किसी फिल्म के कैरेक्टर को अचानक से कोई सुराग मिलने वाला होता है, कुछ क्लू मिलने वाला होता है, तो देखिए उसे कौन सी रिलीजियस प्रेयर उस समय उसे सुनाई देती है या सुनते हुए उसे दिखाया जाता है। या ध्यान से देखिए, या जब भी किसी कैरेक्टर के जीवन में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा दुख आने वाला है, दुखों का पहाड़ किसी पर जब टूटने वाला होता है, उस समय उसे कौन सी रिलीजियस प्रेयर सुनाई देती है या सुनते हुए दिखाया जाता है, या अचानक से वो कौन सी पूजा करते हुए निकलता है। ये सब बातें वो पूरा जानबूझकर ये बॉलीवुड बार बार इस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में ये सब बातें अपनी फिल्मों में दिखाता है। देखिए, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, किसी की भी धार्मिक भावनाओं का या संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहिए। पर बॉलीवुड ये जो बार बार इस प्रकार से स्टेरियोटाइप करता है या बार बार जानबूझकर जैसे वो लोगों को टीज करने के लिए या लोगों की भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के लिए जिस प्रकार से ये बार बार इनके द्वारा ये किया जाता है, ये भी एक बहुत ही भयानक तरीके का रेसिज्म है। कुल मिलाकर इस फिल्म के मेकर्स अगर अपने अंदर के द्वेष को साइड में रखकर फिर इस फिल्म को बनाते तो वे इस विषय को और अच्छी तरीके से न्याय दे सकते थे और अच्छी तरीके से हमारे सामने रख सकते थे। पर अभी पूरी फिल्म में कई बार इस फिल्म के मेकर्स के अंदर का जो द्वेष है वो हमें बार स्क्रीन पर दिखाई देता है। बाकी इस फिल्म का जो मैसेज है, जो प्रांतवाद के विरोध में उन्होंने मैसेज दिया है, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा फिल्म की जो परफॉर्मेंसेस है वो भी मुझे पसंद आए। मनोज वाजपेयी जी का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। कैमरा वर्क भी उस पर भी हमारा खास तौर पर अलग से कैमरा वर्क हमारा ध्यान खींचता है। तो ये फिल्म के कुछ प्लस पॉइंट्स थे। पर बात करें फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो जिन्हें आर्ट हाउस फिल्म्स देखना पसंद है उनको ही ये फिल्म पसंद आ सकती है, क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा स्लो है। तो उस दृष्टि से भी ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आएगी। तो मैं भोसले इस फिल्म को दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का फिल्म में यूज़ किया गया है। रेप का भी फिल्म में सीन है, तो परिवार के साथ में या बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।